Welcome students. Today's topic is cash and bank column cash book under double column cash book. In this video, I am going to discuss entire problem relating to cash and bank column cash book. आज का हमारा टॉपिक कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक है, जो कि दो खाने वाली रोकर रही जो टू कॉलम कैश बुक का हिस्सा है, पार्ट है। जब बिजनेसमैन के द्वारा कैश के दो रूपों का इस्तेमाल किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, या कैश दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, जैसे नगद के रूप में भी वह कैश स्वीकार करे, साथ ही साथ चेक ड्राफ्ट के रूप में भी पेमेंट करे या पैसा स्वीकार करे। इस कंडीशन में कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक को बनाने की जरूरत होती है। इस प्रेजेंट वीडियो में हम आपके सामने में कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक की जरूरत क्यों पड़ती है, साथ ही साथ उसके बनाने के लिए महत्वपूर्ण नियम, कानून, कायदे क्या हैं, प्रोसेस क्या है, और उससे संबंधित विशेष रूप से विशेष परिस्थितियां हैं, स्पेशल प्रॉब्लम्स है, जैसे चेक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे चेक के डिसऑनर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंडोर्समेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इन सब बातों की विस्तार से जानकारी विथ एग्जाम्पल और उदाहरण के साथ बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। न सिर्फ इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस, एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करके भी बिल्कुल क्लियर करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आप हमारी बातों को गौर करेंगे। अगर इस तरीके से बातों को ध्यान में रखते हैं तो न सिर्फ क्वेश्चंस को बनाने में आसानी होगी, बल्कि इन फ्यूचर लाइफ में कभी भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप सक्षम रहिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसका बिल्कुल आंसर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलना है। अतः आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपके सामने में एक एक करके कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक से रिलेटेड जानकारी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सब डिवीजन या डिवीजन ऑफ कैश बुक। कैश बुक का अनेक रूप या डिवीजन या वर्ग बनाया गया, जैसा कि हम पहले भी बतलाए हैं। उसमें स्मॉल साइज बिजनेस यूनिट के लिए सिंपल कैश बुक है, मीडियम साइज बिजनेस के लिए टू कॉलम कैश बुक है, और लार्ज स्केल बिजनेस है तो उस कंडीशन में हमारा थ्री कॉलम या ट्रिपल कॉलम या कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है। अब जहां तक टू कॉलम कैश बुक की बात है, उसका मोर डिवीजन किया गया है, जैसे कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, मतलब कैश भी एक्सेप्ट किया जाता है बिजनेस के लेन देनों के रूप में, और डिस्काउंट की भी क्या भी प्रोविजन की बात है तो हम कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक बनाते हैं। जहां पर कैश नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, मीडियम साइज बिजनेस है, ओनर का हर जगह हर काम के लिए प्रेजेंस संभव नहीं है, इस कारण से क्या करता है, ऑनेस्ट एम्प्लॉई अपॉइंट करता है और ऑनेस्टी का सिस्टम भी मेंटेन करता है। इस क्रम में वो हर एक आए हुए पैसे को डेली बैंक में डिपॉजिट करता है और बैंक से ही जरूरत के खर्चों के लिए विड्रॉवल करके एक्सपेंस करता है। और डिस्काउंट का ही प्रोविजन है तो उस कंडीशन में बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक की जानकारी हम पहले के वीडियो में दे चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक। जबकि बिजनेसमैन के द्वारा कैश की भी एक्सेप्टेबिलिटी है, साथ ही साथ चेक ड्राफ्ट की भी एक्सेप्टेबिलिटी है, चाहे पेमेंट लेने में चाहे पेमेंट देने में। दूसरे शब्दों में बिजनेस में भी कैश रिटेन करके रखता है, साथ ही साथ बैंक का अकाउंट भी बिजनेसमैन बिजनेस के नाम से ओपन करके उसमें भी ट्रांजेक्शन बिजनेस का करता है। तो उस कंडीशन में हम कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक बनाते हैं। हम आपको इस वीडियो में कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक की ही जानकारी कराएंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देंगे, जैसा कि हम पहले जानते हैं, चाहे कैश बुक कैसा भी हो, ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड या लिखा जाता है। ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इंक्लूडिंग ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, ये हमारा कैश एंड बैंक कॉलम का विशेष पॉइंट है। बैंकिंग ट्रांजेक्शंस के साथ साथ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कैश रिसिप्ट इनटू बिजनेस हो चाहे कैश रिसिप्ट इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट हो, कैश पेमेंट फ्रॉम बिजनेस हो चाहे कैश पेमेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस हो, इन सब की अकाउंटिंग कैश बुक में यहाँ पर बनाई जाती है। टू कॉलम कैश बुक या कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं।
ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश कॉलम। अब यहाँ पर दो कॉलम अमाउंट्स का बनेगा, एक कैश कॉलम, दूसरा बैंक कॉलम। तो अब हमें जानना है कि कैश कॉलम से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शंस है। अगर बिजनेस में कैश इन हो रहा है, जैसे एग्जांपल के रूप में कैश सेल्स, रेंट रिसीव फ्रॉम हरी, चेक रिसीव फ्रॉम XYZ, इस तरीके से अगर आ रहा है पैसा तो इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे कैश कॉलम में। और अगर जस्ट अपोजिट कैश जा रहा है बिजनेस से, जैसे विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स परचेज, कैश पेड टू सोनी, सैलरी पेड एक्सेट्रा, इन सब कंडीशन में पैसा जा रहा है बिजनेस से, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश कॉलम में। अब बैंक से रिलेटेड कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसको कि बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। याद रखिएगा, अगर पैसा बैंक में आ रहा है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ रहा है, जैसे एग्जांपल के रूप में कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब सामान बेचने के बाद पैसा बिजनेस में नहीं लाया, बैंक में ही जमा कर दिया। या चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक आया लेकिन दुकान में रिटेन करके बिजनेस में नहीं रखा, उसको इमीडिएटली सेम डेट में सेम सेंटेंस, क्वेश्चन के सेम सेंटेंस में अगर लिखता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब पैसा डायरेक्ट बैंक में आ रहा है, बिजनेस में नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखेंगे। जस्ट अपोजिट कैश आउट फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस के बैंक के खाते से अगर पैसा जा रहा है, जैसे एग्जांपल के रूप में पेमेंट मेड बाय चेक टू XYZ फॉर पेमेंट बाय चेक फॉर रेंट, बैंक चार्जेस, इन सब कंडीशन में पैसा जो है बिजनेस के बैंक अकाउंट से जा रहा है, इसलिए बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में अकाउंटिंग में लिखेंगे। इन ऑल दी अबव कंडीशंस, जैसा कि पहले से जानते हैं ये डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल है, किसी भी बुक और अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो कैश के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट तो कभी भी कैश का नाम नहीं, बैंक के कॉलम में लिखेंगे तो कभी बैंक का नाम नहीं, रिलेटेड अकाउंट के नाम को लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में कैश सेल्स है तो इसमें सेल्स हमारा रिलेटेड अकाउंट है, रेंट पेड है तो रेंट हमारा रिलेटेड अकाउंट है, रिसीव फ्रॉम रमा है तो रमा हमारा रिलेटेड अकाउंट है। इस तरीके से हमेशा रिलेटेड अकाउंट के नाम को लिखना है। और साथ ही साथ याद रखना है, क्वेश्चन में अगर 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए बोलता है और डिस्काउंट का भी प्रॉब्लम दे देता है, तो डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे, हम डिस्काउंट को इग्नोर करके अकाउंटिंग बनाएंगे या प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम आपके सामने में स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू कैश एंड बैंक कॉलम, ये विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं, जरूर ध्यान रखना चाहिए, इसी में आकर के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है। समय स्पेशल पॉइंट्स में सबसे पहला ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू चेक, याद रखना है चेक का अगर लेन देन होता है, चेक या तो बिजनेस में आ सकता है या बिजनेस से जा सकता है, आने पे हमेशा डेबिट में लिखना है और जाने से हमेशा क्रेडिट में। ये समस्या विशेष नहीं है, समस्या ये है कि अगर आ रहा है तो कैश कॉलम में लिखेंगे कि बैंक कॉलम में। जस्ट चेक रिसीव्ड है तो हमेशा कैश कॉलम में लिखेंगे। अगर सेम सेंटेंस में लिखता है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक, बैंक में चेक को जमा कर दिया उसी सेंटेंस में उसी डेट में, तो उस कंडीशन में पैसा जरूर आ रहा है लेकिन बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। इस तरीके से। और पेमेंट बाय चेक, अगर किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से किसी भी आदमी को रेंट के बदले में पेमेंट कर रहे हैं चेक से, या XYZ को, रमा को, श्याम को, किसी को भी चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो सभी व्यक्ति इन ऑल केसेस हमेशा हमारे बैंक अकाउंट से पैसा ले जाएगा। इसी कारण से इस कंडीशन में हम अकाउंटिंग क्रेडिट में करेंगे, बैंक कॉलम में करेंगे। अब कॉन्ट्रा एंट्री की बात करते हैं, मतलब ऐसा लेन देन जिसमें लेन देन एक है लेकिन इफेक्ट दोनों साइड में पड़ रहा है, सिंगल एंट्री है, एक ही लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, लेकिन इफेक्ट डेबिट में भी पड़ रहा है उसी एंट्री का, उसी लेन देन का, और क्रेडिट साइड में भी। हम ऐसे ट्रांजेक्शंस को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसके लिए लेजर फोलियो कॉलम में हम C से डिनोट करेंगे जो कि कॉन्ट्रा एंट्री को बतलाता है। जैसे एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल कॉन्ट्रा एंट्री का है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और इलाहाबाद बैंक और कैनरा बैंक, किसी भी बैंक में कैश ले जाकर के बैंक में पैसा जमा किया, मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है। और कहाँ जा रहा है, तो बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे। नाम किसका आएगा, तो रिलेटेड अकाउंट बैंक का आ जाएगा। पैसा आ कहाँ रहा है, तो बैंक में आ रहा है, डेबिट में लिखेंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे। नाम किसका आएगा, तो कैश का आएगा। और दोनों साइड में लेजर फोलियो कॉलम में हम C या कॉन्ट्रा एंट्री को डिनोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, किसी भी रीजन से बिजनेस के लिए
बिजनेस में पैसा निकाल रहा है, बिजनेस के यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, या किसी एक्सपेंस को करने के लिए पैसा निकाल रहा है, इस कंडीशन में पैसा निकाल रहा ही एक्चुअली ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन है कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, दी ओनली ट्रांजेक्शन, वॉट एवर द रीजन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। रीजन जब आएगा तब फेस करेंगे, सैलरी जब पेमेंट करेंगे तब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। एट प्रेजेंट रुपया बैंक से निकाल रहा है तो बैंक से पैसा आउट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट में बैंक कॉलम में कैश का नाम से लिखेंगे, और डेबिट में बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए बिजनेस के कैश कॉलम में बैंक का नाम से लिखेंगे, और दोनों साइड में लेजर फोलियो कॉलम में हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। तीसरा एग्जांपल कॉन्ट्रा एंट्री का है, चेक अर्लियर रिसीव्ड, कभी भी चेक पहले मिला तो जिस दिन भी चेक मिला हम उसे कैश के रूप में अकाउंटिंग कर चुके हैं, कैश ट्रीट कर चुके हैं, डेबिट में कैश कॉलम में लिख चुके हैं, और आगे वाले पीरियड में आने वाले समय में बाद में चल करके उसी चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया, तो ऑलरेडी हम इसे चेक को चेक नहीं रहने दिए, चेक को हम कैश एज्यूम कर लिए, इसलिए फर्दर जब भी हम जमा करेंगे तो चेक डिपॉजिटेड नहीं कहलाएगा, ये कैश डिपॉजिट कहलाएगा। और ये कैश डिपॉजिटेड एग्जांपल नंबर 1 के कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा, जिस दिन चेक डिपॉजिट करेंगे हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे एग्जांपल नंबर 1 के जैसा ही इसकी अकाउंटिंग बनेगी। इसके बाद हमारा आता है डिसऑनर ऑफ चेक। चेक कभी कभी कैंसिल कर दिया जाता है, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कैंसिलेशन का पावर बैंक को है। जब हम बैंक में चेक जमा करते हैं, किसी से रिसीव किसी भी पर्सन या रीजन से मिले हुए चेक को बिजनेस अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए जमा करती है, बैंक में जमा करती है, बैंक उसमें ओवरराइटिंग देखती है, या बैंक उस कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, जो सो मेनी रीजन आर देयर, हमें रीजन में नहीं जाना है, हमें देखना है कि बैंक उस चेक को एक्सेप्ट किया या डिसऑनर कर दिया। अगर डिसऑनर कर दिया तो डिसऑनर में क्या अकाउंटिंग करेंगे, तो जैसा कि बताया डिसऑनर करने का पावर बैंक को है। और डिसऑनर कौन सा चेक किया जाता है, जो चेक हमें मिला और हमने बैंक में जमा कर दिया, हम उसको मान लिए कि पैसा उस आदमी से मिल गया, मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो गया, एक्चुअली डिसऑनर या कैंसिल होने का मतलब ये हुआ नहीं वास्तव में, इसलिए जस्ट अपोजिट एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे उसी कस्टमर के नाम को बैंक के कॉलम में अमाउंट को लिखते हुए लिखेंगे। नेक्स्ट है इंडोर्समेंट ऑफ चेक। कभी कभी इस तरह का एक प्रॉब्लम क्वेश्चन में देता है, किसी पर्सन से चेक मिला, हम उसको रिटेन करके बिजनेस में ही रखें और आगे आने वाले समय में हम उसी चेक को किसी और आदमी को दे दिए, किसी दूसरे पर्सन को दे दिए, यही कंडीशन इंडोर्समेंट ऑफ चेक के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में जिस दिन चेक मिला तो डेबिट में लिखेंगे कैश कॉलम में, और जिस दिन इंडोर्समेंट किए जिस आदमी को किए उसके नाम से क्रेडिट में लिखेंगे कैश कॉलम में। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, जो कि प्राय क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट में ही रहता है, बैलेंसेस। शेष या बैलेंस जो दिया जाता है उसमें दो तरीके से बैलेंस दिया जाता है, एक तो कैश का बैलेंस रहता है, दूसरा बैंक का बैलेंस रहता है। तो कैश का बैलेंस या कैश एट बैंक या कैश बुक बैलेंस किसी भी नाम से रहे, सॉरी कैश बैलेंस या कैश बुक बैलेंस किसी भी नाम से रहे, हम इसे हमेशा एसेट्स का रूप मानते हैं, बिजनेस में बचा हुआ पैसा है, अर्थात डेबिट बैलेंस मानते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। नेक्स्ट है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस देने का दो कंडीशन है, सिंपली बोला जाए बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक बैलेंस, तो इस कंडीशन में यह भी एसेट्स का रूप है, हमारा पैसा बिजनेस का पैसा बैंक में है, मतलब बिजनेस के लिए एसेट्स है, इसलिए अकाउंटिंग डेबिट में ही होगी, टू बैलेंस बीडी के नाम से होगी। लेकिन कभी कभी बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहता है या क्रेडिट बैलेंस दिया रहता है, मतलब हमारे कहने का है बैंक अपने बिजनेसमैन कस्टमर को यह फैसिलिटी देती है कि वो डिपॉजिट अमाउंट से एक्सेस विड्रॉ कर सकता है, और अगर ऐसा किया हुआ है उसका बैलेंस जो बैंक में है वो निगेटिव में है, तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम से जाना जाता है। ये जस्ट अपोजिट बैलेंस है, इसलिए इसे हम क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। इसके बाद हम इन सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने में लेने जा रहे हैं। प्रिपेयर कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मिसेस रत्ना कलेक्शन 2020। ओपनिंग बैलेंसेस दिया गया है अप्रैल 1 को, कैश एंड बैंक का 8000 3000 से, परचेज्ड गुड्स है, कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक है। फिर नेक्स्ट 10th को है चेक रिसीव फ्रॉम एक्स है, 12th अप्रैल को है फर्नीचर परचेज, 15th को एक्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 18th को है विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर रेंट पेमेंट। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव। नेक्स्ट है 25th को रेंट पेड बाय चेक, 26th को है विथड्रू फॉर पर्सनल यूज,
और नेक्स्ट है हमारा 27th को विड्रू फ्रॉम बैंक, सैलरी पेड बाय चेक है। और लास्ट पॉइंट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैलेंस ऑफ कैश एक्सेस टू 5000, 5000 रुपया बैलेंस छोड़ करके कैश में जो भी ज्यादा पैसा बचा हुआ है सबको बैंक में जमा करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले तो हम 2 कॉलम कैश बुक का कॉलम बनाएंगे, कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर्स रत्ना कलेक्शन फॉर द मंथ एंडिंग 30 अप्रैल 2020। अब इस लेन देनों को लिखने में सबसे पहले बैलेंस की बात करें तो यहाँ सिंपल बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, मतलब दोनों एसेट्स का रूप है, दोनों को डेबिट में दिखलाएंगे अप्रैल 1 को। टू बैलेंस बीडी कैश अमाउंट, कैश कॉलम में 8000, बैंक कॉलम में बैंक का अमाउंट 3000 से। नेक्स्ट है परचेजेस, कैश परचेजेस है, गुड्स परचेज है, तो इसमें पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई परचेजेस के नाम से। नेक्स्ट है कैश सेल्स, पैसा आने की स्थिति है, डेबिट में लिखेंगे सेल्स का नाम से, कैश में लिखेंगे अमाउंट को। कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहाँ नगद बेचा है लेकिन पैसा को बिजनेस में नहीं लाया, बैंक में जमा कर दिया, इसलिए डेबिट में ही लिखेंगे टू सेल्स के नाम से, लेकिन पैसा जाएगा, अमाउंट जाएगा हमारा बैंक कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया, इसकी तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, पैसा कहाँ आ रहा है तो बैंक में आ रहा है, इसलिए बैंक के कॉलम के डेबिट में। नाम किसका आएगा तो टू कैश का, अप्रैल 7 को, और कॉन्ट्रा एंट्री है दोनों साइड में लिखा जाने वाला है, इसलिए सी से डिनोट करेंगे लेजर फोलियो में। अब सवाल है पैसा जा कहां से रहा है तो कैश कॉलम से क्रेडिट में लिखेंगे बैंक का नाम, कॉन्ट्रा एंट्री 7 अप्रैल सेम डेट में। नेक्स्ट है हमारा 10th को चेक रिसीव फ्रॉम एक्स, एक्स से चेक मिला, जस्ट मिला, बिजनेस में रिटेन करके रखा हुआ है, बैंक से कोई संबंध नहीं एस्टैब्लिश हुआ है, दैट्स व्हाई रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। 10th को हमारा कैश कॉलम में एक्स के नाम से 200 रुपीज आएगा। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर कैश कॉलम में, यहाँ पर भी बैंक का कोई संबंध स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, संबंध स्थापित नहीं नजर आ रहा है। नेक्स्ट है 15th को एक्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक्स से जो चेक मिला था 200 का, उसको हमने बैंक में आगे जाकर के 15th अप्रैल को, जबकि मिला था 10th अप्रैल को, हमने बैंक में जमा किया था 10th अप्रैल को, ऑलरेडी हम उसको कैश ट्रीट कर चुके हैं, इसलिए इसकी कॉन्ट्रा एंट्री 15th को बनेगी। कहां पर पैसा आ रहा है तो बैंक में आ रहा है, डेबिट में दिखलाएंगे कैश का नाम से, कॉन्ट्रा एंट्री है। 15th को फिर क्रेडिट में भी दिखलाएंगे कहां से पैसा जा रहा है तो बिजनेस से जा रहा है, इसलिए क्रेडिट कॉलम में, कैश कॉलम में बाई बैंक का नाम से लिखेंगे। नेक्स्ट है विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर रेंट पेमेंट, बैंक से निकाला, किस बात के लिए कि रेंट का हम पेमेंट करेंगे, नॉट एट प्रेजेंट, आज नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ कर रहे हैं बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। पैसा आ रहा है बिजनेस में और बैंक से निकल रहा है तो बैंक के क्रेडिट में दिखलाएंगे कैश के कॉलम से, और कैश के डेबिट में दिखलाएंगे बैंक के नाम से। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए दोनों साइड में सी टर्म डिनोट करेंगे लेजर फोलियो कॉलम में। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लिया तो बैंक चार्जेस लेगा तो हम उसको कैश पेमेंट नहीं करते हैं, हमारा बैंक में अकाउंट है, बैंक से हम कोई सर्विस ले रहे हैं तो नेचुरली हमारे बैंक से वो डिडक्ट कर लेगा, इसलिए पैसा जा रहा है लेकिन कहां से तो हमारे बैंक अकाउंट से, बैंक के कॉलम में दिखलाएंगे क्रेडिट में बाई बैंक चार्जेस के नाम से। नेक्स्ट है हमारा गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव, सामान बेचे और चेक मिला, तो चेक मिला है जस्ट बिजनेस में पड़ा हुआ है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे अमाउंट कैश कॉलम में सेल्स के नाम से। नेक्स्ट रेंट पेड बाय चेक, चेक से रेंट का पेमेंट किया तो क्रेडिट में पैसा जा रहा है, कहां से चेक से जब दे रहे हैं तो पैसा बैंक से जाएगा। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, मालिक ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला तो बस बाय ड्रॉइंग्स, और कहां से निकाला नहीं है मतलब बिजनेस से हम एज्यूम करेंगे। जब क्लियरली मेंशन रहता फ्रॉम बैंक तो फिर बैंक के कॉलम में लिखते, सिंपली लिखा है विड्रू फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज, इसका मतलब बिजनेस से विड्रू किया, कैश से विड्रू किया। नेक्स्ट है विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, यहाँ पर भी पैसा बैंक से आउट हो रहा है और बिजनेस में आ रहा है, बैंक के क्रेडिट में दिखलाएंगे कैश के कॉलम, कैश के नाम से, और डेबिट में पैसा आ रहा है बिजनेस के कैश के कॉलम में बैंक के नाम से, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी इसकी भी। नेक्स्ट है सैलरी पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए पैसा बैंक से जाएगा, बाय सैलरी के नाम से लिखेंगे। सैलरी पेमेंट के बाद 30 अप्रैल को बोला जा रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश एक्सेस ₹5,000, 5,000 अधिक से रुपए से अधिक जो भी पैसा बचा हुआ है बिजनेस में हम उसे बैंक में जमा कर देंगे, इसलिए अब जरूरी हो जाता है कि कैश कॉलम का डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस निकालें, बैलेंस निकालें। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 9,620 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,780, डिफरेंस आ गया 6,840।
बोला जा रहा है 5,000 रुपीज बिजनेस में रिटेन करना है, बाकी अमाउंट को डिपॉजिट कर देना है। इसका मतलब बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं 1,840। तो 1,840 से बैंक में जब डिपॉजिट करेंगे तो पैसा बैंक में आएगा, डेबिट में लिखेंगे कैश बैंक कॉलम में, और क्रेडिट में लिखेंगे कैश कॉलम में। पैसा जा रहा है बिजनेस से, तो क्रेडिट में कैश कॉलम में बाय बैंक के नाम से कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड में सी टर्म यूज करेंगे। और डेबिट में बैंक कॉलम में डेबिट में कैश के नाम से अमाउंट बैंक में लिखेंगे। इसके बाद फिर हम दोनों साइड में अमाउंट की बैलेंसिंग करेंगे, डिफरेंस करेंगे, जो कि टोटल आ गया डेबिट में कैश का 9,620, क्रेडिट में भी 9,620 लाना है। 5,000 को हम बैलेंस छोड़ दिए हैं, इसलिए बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी कैश कॉलम में 5,000। बैंक कॉलम में डेबिट का टोटल आ रहा है 6,040, क्रेडिट का टोटल आ रहा है, क्रेडिट का 920, डिफरेंस आ गया 5,120 से बैलेंस सीडी कर देंगे लास्ट डेट में। और फिर टोटलिंग करने के बाद अपोजिट साइड में डेबिट में बैलेंस बीडी लिखेंगे मे फर्स्ट को, टू बैलेंस बीडी, 5,000 कैश का बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी में लाएंगे, 5,120 बैंक का बैलेंस को हम डेबिट में बैंक कॉलम में बैलेंस बीडी के नाम से लेंगे। इसी तरीके से कुछ और समस्याएं बच गई हैं जिसकी की जानकारी इस एग्जाम्पल में नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अगले एग्जाम्पल में अगला क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करके बतलाने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिपेयर कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक ऑफ मिसेस रत्ना कलेक्शन। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा बहुत जो नई बातें डालना है उसके कारण से थोड़ा चेंजेस लाए। जैसे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में ही कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, गुड्स परचेज फॉर कैश है, फिर नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू रे, फिर है कैश रिसीव फ्रॉम रे, फर्नीचर परचेज्ड है एंड पेमेंट बाय चेक, रे चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नेक्स्ट है विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज फॉर प्राइवेट यूज, रेज चेक डिसऑनर्ड है नेक्स्ट। 20th को है बैंक चार्जेस है, गुड्स सोल्ड चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई ₹1,000, नेक्स्ट है द अबव चेक इंडोर्स्ड टू जेड, सैलरी पेड बाय चेक, एंड लास्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश एक्सेस टू ₹5,000। तो कुछ नई बातें जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में उसका जवाब या उसको शामिल नहीं कर पाए थे, या समस्याएं सभी एक ही में शुरुआत में ही डालना सही नहीं हमें लगा, इस कारण से इस क्वेश्चन में बची हुई समस्याओं को लेकर के हम फिर से एक एग्जाम्पल रखे हैं और उसको सॉल्व करके बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहले कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक ऑफ मिसेस रत्ना कलेक्शन फॉर द मंथ एंडिंग 30 अप्रैल 2020। हमारा सबसे पहले बैलेंस है, कैश का तो सिंपल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए 2020 को अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम में 8,000 लिखेंगे। लेकिन बैंक का क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम से रहता है, तो क्रेडिट में बैलेंस बीडी लिखते हैं बैंक कॉलम में 3,000 से। गुड्स परचेज फॉर कैश में पैसा जा रहा है, इसलिए क्रेडिट में बाई परचेजेस के नाम से लिखेंगे कैश कॉलम में। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू रे, रे को माल बेचा, नाम आ गया है। डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस में कैश ट्रांजेक्शंस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शंस मानेंगे और इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 10th को चेक रिसीव फ्रॉम रे, चेक से पैसा मिल गया रे से, चेक जस्ट रिसीव्ड है, इसलिए डेबिट में कैश कॉलम में 1,300 रुपीज, जितने रुपए का सामान बेचे थे उतने ही का चेक मिला माना जाएगा। नेक्स्ट फर्नीचर परचेज एंड पेमेंट बाय चेक है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय फर्नीचर, और पैसा चेक से दे रहे हैं मतलब पैसा बैंक से जा रहा है 800 रुपीज। फिर नेक्स्ट है रेज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रेज से चेक मिला था जस्ट 10th को, तो हम कैश माने थे। अब 15th को वो चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो उसे हम कैश ट्रीट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर चेक डिपॉजिट नहीं है, कैश डिपॉजिटेड है, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी 15th को। पैसा बैंक में आ रहा है, इसलिए बैंक के कॉलम में डेबिट में लिखेंगे टू कैश के नाम से, बिजनेस से जा रहा है इसलिए बिजनेस के कॉलम में लिखेंगे कैश के कॉलम में बाई बैंक के नाम से। 18th को है विथड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाल रहा है, दो पर्पस है, दो लेन देन है, एक ऑफिस यूज के लिए निकाला मतलब बिजनेस में निकाला, तो बिजनेस में निकाला तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट में दिखलाएंगे कैश कॉलम में, और क्रेडिट में बैंक से निकल रहा है इसलिए क्रेडिट में दिखलाएंगे बैंक कॉलम में, नाम आएगा क्रेडिट में कैश का, डेबिट में बैंक का, कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए दोनों साइड सी से डिनोट करेंगे। फिर प्राइवेट यूज, घर के इस्तेमाल के लिए मालिक ने निकाला, तो ये ड्रॉइंग्स है, सिर्फ बैंक से पैसा निकल रहा है इसलिए बाई ड्रॉइंग्स बैंक के कॉलम में लिखेंगे। रेज चेक डिसऑनर्ड, ये नई बात आ गई, रे का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, हम ऑलरेडी उस चेक मिला था बैंक में डिपॉजिट कर लिए थे, हम एज्यूम कर लिए थे कि रे से पैसा हमें मिल गया,
हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। एक्चुअली कैंसिल या डिसऑनर होने का मतलब जो हम अकाउंटिंग कर चुके हैं वो गलत हो गया है, इसलिए जस्ट अपोजिट अकाउंटिंग करेंगे। क्रेडिट में लिखेंगे बाय रे के नाम से अमाउंट बैंक में लिखेंगे उसी 1300 रुपीज को। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, बैंक पैसा काटेगा हमारे बैंक अकाउंट से, इसलिए क्रेडिट साइड में बैंक चार्जेस के नाम से बैंक कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड रिसीव्ड चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया, बिजनेस में नहीं रखा, सेम डेट सेम सेंटेंस में, इसलिए डेबिट में बैंक कॉलम में सेल्स के नाम से लिखेंगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई, वाई से जस्ट चेक मिला, बिजनेस में ही है, इसलिए कैश कॉलम में लिखेंगे वाई के नाम से। और फिर नेक्स्ट डेट को है इसी चेक को हमने इंडोर्स कर दिया जेड को, इंडोर्स किया दिया मतलब क्रेडिट में लिखेंगे, जेड को दिया तो जेड के नाम से। और किस चीज को दिया, तो चेक जो ऑलरेडी बिजनेस में रिटेन करके कैश में है, इसलिए चेक दिया मतलब कैश ही दिया, इसलिए क्रेडिट में कैश कॉलम में जेड के नाम से लिखेंगे। नेक्स्ट सैलरी पेड बाय चेक, इस कंडीशन में पैसा जा रहा है बैंक से जा रहा है, इसलिए क्रेडिट में दिखलाएंगे सैलरी के नाम से बैंक कॉलम में। और फिर वही स्थिति है, जो बैलेंस बच रहा है हम उसकी पहले जानकारी लेंगे, और बैलेंस जो भी बच रहा है उसमें से हम पैसा बैंक में जमा कर दे रहे हैं, 5000 को छोड़ करके बाकी पैसा जमा कर दे रहे हैं। तो बैलेंस बच रहा है हमारा 7600, जिसमें से 5000 बैलेंस रहेगा, बाकी 2600 बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बैंक में जमा कर रहे हैं तो डेबिट में बैंक कॉलम में आएगा, क्रेडिट में कैश कॉलम में जाएगा, और फिर बैलेंस बचेगा कैश कॉलम में 5000। और बैंक का जब बैलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर बैंक का क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट में कम है, इसलिए बैंक का डेबिट में बैलेंस सीडी आएगा 1900 से, टोटल अमाउंट आ गया दोनों साइड में, कैश कॉलम में 10900 और बैंक कॉलम में 6500। इस तरीके से हम इस बैलेंस सीडी को नेक्स्ट डेट में अप्रैल 30 के बाद मई 1 को बैलेंस बीडी करेंगे, कैश का डेबिट में करेंगे और बैंक का क्रेडिट में करेंगे। इस तरीके से पूरी जानकारी आपको कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक से रिलेटेड हम आपको इस प्रेजेंट वीडियो में दे दिए हैं। जितना जरूरी था, जितनी समस्याएं आ सकती थी, हम सभी की जानकारी आपके सामने में प्रेजेंट कर दिए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन एक सुझाव है, आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, हर एक क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा। कैश एंड बैंक कॉलम में याद रखना है, डिस्काउंट का अगर पॉइंट दे देता है तो उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं हो, उसको इग्नोर कर देना, उसको क्वेश्चन में ही छोड़ देना है। बाकी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर कोई समस्या आती है तो जो कंसेप्चुअल बातें, जो स्पेशल या कंसिडरेबल पॉइंट्स या विशेष बातें हम आपको बतलाए हैं, उसको रिवीजन करके और तब सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। हमें उम्मीद है इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रह पाएगा, और हमारे अनुसार से अगर आप काम कीजिएगा तो स्वाभाविक तौर पर 100% क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, सॉल्व होगा। फिर भी प्रॉब्लम होता है तो पुनः हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप हमारे वीडियो को आवश्यक रूप से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वह 3 कॉलम कैश बुक से रिलेटेड होगा, दूसरे शब्दों में ट्रिपल कॉलम कैश बुक या कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक के नाम से भी उसे जाना जाता है। इसी की जानकारी हम अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।